आज हम लोग जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेन और मैन की प्रॉब्लम सीखी थी कैसे सॉल्व करनी है। आज हम लोग एरोप्लेन और विंड की प्रॉब्लम सीखेंगे कैसे सॉल्व करनी है। और हम लोग आज ये भी सीखेंगे कि स्विमर और रिवर की कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एरोप्लेन और विंड की प्रॉब्लम से। एरोप्लेन और विंड की प्रॉब्लम में जब एरोप्लेन को एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पे जाना है और अगर विंड भी ब्लो करेगी तो यहां पे कुछ बातों का आपको ध्यान देना है। जैसे अगर ये कहा जाता है कि कोई एरोप्लेन मान लो 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है, ठीक है, तो ये उसके इंजन ने इतनी पावर दी है कि वो 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है। लेकिन बात ये आती है कि वो उड़ कहां रहा है। दो केसेस हो सकते हैं। एक केस ऐसा जिसमें विंड ब्लो नहीं कर रही है, विंड की कोई भी स्पीड नहीं है, तब जब एरोप्लेन चलेगा तब एरोप्लेन की स्पीड जो होगी 800 किलोमीटर पर आवर की है तो वही दिखेगी 800 किलोमीटर पर आवर की। लेकिन अगर विंड भी ब्लो करने लगेगी और विंड अगर उसको सपोर्ट करेगी तो एक तरीके से विंड उसकी स्पीड को बढ़ा देगी। तो कोई आदमी अगर ग्राउंड से खड़ा होकर उस एरोप्लेन की स्पीड को देखेगा और विंड एरोप्लेन के डायरेक्शन में ही, एरोप्लेन आगे जा रहा है, विंड भी पीछे से उसको पीछे की से पुश करती है, तो एरोप्लेन की जो स्पीड ग्राउंड से दिखेगी वो बढ़ जाएगी। अब एरोप्लेन की स्पीड 800 किलोमीटर पर आवर नहीं होगी बल्कि उससे ज्यादा हो जाएगी। उसी तरीके से विंड अगर अपोजिट डायरेक्शन से ब्लो करने लगे तो उसी एरोप्लेन की स्पीड अब 800 किलोमीटर पर आवर से घट जाएगी। तो 800 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो स्पीड एरोप्लेन की है जो उसके इंजन ने प्रोड्यूस करवाई है। लेकिन ग्राउंड से खड़ा होकर कोई अगर देख रहा है तो उसको उस एरोप्लेन की स्पीड 800 से ज्यादा या कम भी दिखाई दे सकती है। तो अब हम जब लिखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो एरोप्लेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम ये नहीं लिख सकते कि 800 के बराबर है, वो कुछ और आएगी। तो फिर एरोप्लेन की स्पीड जो 800 है वो है क्या? वो एक्चुअली है विंड के रेस्पेक्ट में। एरोप्लेन जिस जगह पर उड़ रहा है उसके रेस्पेक्ट में एरोप्लेन 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आप और ले सकते हैं। मान लीजिए एक ट्रेन है जो खड़ी हुई है एक जगह और आप उस ट्रेन के अंदर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ते हैं। तो आपकी स्पीड जो 10 किलोमीटर पर आवर की है वो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ आदमी भी बताएगा 10 किलोमीटर पर आवर है, और अगर ग्राउंड पे कोई खड़ा होगा वो भी बताएगा 10 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि ट्रेन रुकी हुई है। अब मान लो ट्रेन आगे की तरफ चलने लगे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और उसी चलती हुई ट्रेन में आप 10 किलोमीटर पर आवर से दौड़ने लगो। तो अब जो ट्रेन के अंदर बैठा है उसको आप वही 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ते हुए लग रहे होगे, क्योंकि ट्रेन के अंदर आप बैठे होगे, आपका कोई फ्रेंड बैठा है और आप अगर ट्रेन के अंदर दौड़ रहे हो तो आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर की है जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ देख रहा है। लेकिन जो ग्राउंड से बैठा हुआ देख रहा है, क्या उसको स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर की दिखेगी? नहीं, क्योंकि ट्रेन खुद 50 से आगे जा रही है और तुम ट्रेन के अंदर 10 से दौड़ रहे हो, तो जो ग्राउंड से खड़ा हुआ देखेगा उसको तुम्हारी स्पीड 50 प्लस 10 मतलब 60 किलोमीटर पर आवर की दिखेगी। तो जब भी हम कहते हैं कि अ मैन कैन रन विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये मैन की स्पीड जो 10 किलोमीटर पर आवर है ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है। ये मैन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है कि वो किस चीज के अंदर दौड़ रहा है या किस चीज के किस मीडियम के अंदर दौड़ रहा है। तो अगर वो मैन ट्रेन के अंदर दौड़ रहा है तो हम कहते हैं कि मैन कैन रन विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। उसके दौड़ने की जो कैपेसिटी है वो 10 किलोमीटर पर आवर की है, तो वो 10 किलोमीटर पर आवर मैन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है अगर वो ट्रेन में दौड़ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू शिप है अगर वो शिप के अंदर दौड़ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन है अगर वो एरोप्लेन के अंदर दौड़ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू रिवर है अगर वो रिवर के अंदर स्विम कर रहा है। तो वो जिस जगह पर स्विम कर रहा है या जिस जगह पर दौड़ रहा है उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर उस जगह के रेस्पेक्ट में है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसकी स्पीड अलग आ सकती है, क्योंकि ग्राउंड से देखने पर अगर ट्रेन चलने लगेगी तो मैन की स्पीड बदल जाएगी। ठीक है, वही चीज एरोप्लेन के साथ भी है। अगर हम कहते हैं कि एरोप्लेन कैन फ्लाई विद द स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर पर आवर, तो एरोप्लेन जो है वो विंड के अंदर चल रहा है, एयर के अंदर चल रहा है।
तो हम जब कहेंगे कि एरोप्लेन कैन फ्लाई विद द स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर पर आवर, तो वो उसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू विंड है, क्योंकि विंड भी अगर चलने लगेगी तो ग्राउंड जिससे जो उसकी स्पीड दिखेगी वो बदल जाएगी, ग्राउंड से उसकी स्पीड कुछ और आ जाएगी, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। ठीक है, यहां पे एक बात आपको समझनी है कि अगर मैंने लिखा कि एन एरोप्लेन कैन फ्लाई with speed of 800 किलोमीटर पर आवर, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, या कभी कभार ऐसा भी लिख देता है कि स्पीड ऑफ एरोप्लेन इन स्टिल विंड, स्टिल मतलब रुकी हुई विंड। ठीक है, अगर विंड रुकी हुई है तब तो 800 किलोमीटर पर आवर जो दिख रहा है वही होगा। तो आपको यह समझना है कि कभी ऐसा लिखा हुआ है विंड इज 800 किलोमीटर पर आवर, इन दोनों का मतलब एक ही होता है कि एरोप्लेन कैन फ्लाई विद द स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर पर आवर, तो एरोप्लेन ऑब्वियसली विंड के अंदर फ्लाई कर रहा है, या स्पीड ऑफ एरोप्लेन इन स्टिल विंड इज 800 किलोमीटर पर आवर, मतलब अगेन वो विंड के रेस्पेक्ट में 800 किलोमीटर पर आवर ट्रैवल कर रहा है। तो आप जब भी लिखोगे तो लिखोगे कि ये एरोप्लेन की स्पीड है विद रेस्पेक्ट टू विंड, जो कि 800 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। वैसे ये लिख सकता है कि मैन कैन रन विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर। कहां दौड़ रहा है? ट्रेन के अंदर दौड़ रहा है, तो वो मैन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन होगी। या स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल ट्रेन, स्टिल ट्रेन मतलब रुकी हुई ट्रेन में अगर मैन दौड़ रहा है तब भी उसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ही होगी। तो जो भी मैन हो जाए या एरोप्लेन हो जाए या कोई भी चीज हो जाए, बोट हो जाए, वो जिस चीज के अंदर चल रही है उसकी स्पीड हमेशा उसके रेस्पेक्ट में दी होती है, और ये हो जाएगी स्पीड ऑफ द एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड। अब इसके लिए अगर हम केस डिसाइड करें तो हम ये लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। अगर मैं इसके आगे कुछ नहीं लिख रहा हूं, मतलब ये किसके रेस्पेक्ट में है? ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। तो ये एरोप्लेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, ये विंड की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, और ये एरोप्लेन की स्पीड विंड के रेस्पेक्ट में। तो अगर हमें एरोप्लेन की स्पीड निकालनी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी है, तो एरोप्लेन की स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं स्पीड ऑफ एरोप्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। तो ये रिलेशन हमको यूज करके एरोप्लेन की स्पीड निकाल सकते हैं। तो ये एरोप्लेन की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू विंड और ये है वेलोसिटी ऑफ विंड। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। मान लीजिए कि कोई एरोप्लेन है, ये आगे की तरफ उड़ना चाहता है और इसकी वेलोसिटी जो है एरोप्लेन की विद रिस्पेक्ट टू विंड कुछ ना कुछ दी है 800 किलोमीटर पर आवर, या इसको मैं फिलहाल यू मान लेता हूं। लेट्स से यू की स्पीड से दौड़ रहा है, सॉरी उड़ रहा है। और अगर पीछे से विंड भी ब्लो करने लगे और विंड के ब्लो करने की जो वेलोसिटी है वो मान लो v के बराबर है, तब जब ये एरोप्लेन की स्पीड कोई ग्राउंड में खड़ा हुआ देखेगा तो ये कहेगा कि एरोप्लेन जो है वो 800 किलोमीटर पर आवर की, अगर मैं इसको 800 मानता हूं कि 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता था, लेकिन अगर विंड पीछे से 100 किलोमीटर पर आवर उसको और दे देगी तो टोटल स्पीड उसकी 800 प्लस 100 मिला के 900 के बराबर हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एरोप्लेन की स्पीड देखते कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट पे कितनी आएगी, तो क्या वो u प्लस वी के बराबर आ जाएगी। कैसे आई है? यही रिलेशन जो मैंने यहां पे लिखा, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इज इक्वल टू एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड जो कि u है, प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड जो कि v है, दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों की स्पीड का एडिशन उसकी स्पीड आएगी। यही चीज जब बोट या मैन रिवर में स्विम करता है, तो मैन अगर आगे की तरफ तैर रहा है और जो रिवर का बहाव है वो भी अगर आगे की तरफ है तो उसको हम डाउन स्ट्रीम कहते थे, और मैन की स्पीड जब देख के आती थी तो दोनों को जोड़कर u प्लस वी के बराबर आ जाती थी। ठीक है, तो हम इसको डाउन स्ट्रीम कह सकते हैं।
मैन और रिवर की प्रॉब्लम के लिए यहां पर भी मैं डाउन स्ट्रीम लिख देता हूं, जिससे कि हम उस बात को रिलेट कर पाएंगे। वहीं अगर ये जो एरोप्लेन था ये आगे की तरफ जो है उड़ सकता था, एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड इज इक्वल टू यू, लेकिन अगर विंड पीछे की तरफ ब्लो करने लगे, विंड जो है उसको रोकने लगे, और विंड की जो वेलोसिटी है वो मान लो हमको दी है v के बराबर, तब हम जब इस एरोप्लेन को देखेंगे तो एरोप्लेन को देख के हमें ऐसा लगेगा कि ये एरोप्लेन आगे की तरफ उड़ तो रहा है, लेकिन इसकी स्पीड दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, u माइनस वी के बराबर। इसको अगर मैं v लिखता हूं तो इसको लिख देते हैं u माइनस वी के बराबर। और यहीं पर ये एरोप्लेन अगर हम देखते ग्राउंड से देखने पर क्या दिखता, अगर ये एरोप्लेन को हम देखते तो विंड भी इधर थी, एरोप्लेन भी इधर उड़ रहा था, तो इसकी स्पीड u प्लस वी के बराबर हो जाती है। और जब ये विंड अपोजिट डायरेक्शन में ब्लो करेगी तो हम ये कह सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में ब्लो करने पर वेलोसिटी ऑफ जो एरोप्लेन आई है u माइनस वी, ये क्या कहा जाएगा, ये अप स्ट्रीम कहा जाएगा। अप स्ट्रीम मतलब बहाव के अगेंस्ट, चाहे वो एयर का बहाव हो या रिवर का बहाव हो, दोनों के लिए बहाव के अगेंस्ट, जिस तरफ फ्लो है, जिस तरफ करंट जा रही है उसके अगेंस्ट अगर जाएगा तो उसको अप स्ट्रीम कहते हैं। तो ये हो गया डाउन स्ट्रीम और ये हो गया अप स्ट्रीम। इसके बारे में आपको पहले से आइडिया होगा, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये एरोप्लेन ना डाउन स्ट्रीम जाए ना अप स्ट्रीम जाए, और विंड का जो कह सकते हो ब्लो कर रही है वो किसी और डायरेक्शन में ब्लो कर रही है। तो अब एक दूसरा केस कंसीडर करते हैं जिसमें हम ये समझते हैं कि एक एरोप्लेन है जो कि किसी एक डायरेक्शन में उड़ना चाहता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में उड़ना चाहता है। उड़ना किस तरफ चाहता है, जिस तरफ इसकी नोज है, ये एरोप्लेन की नोज है, ठीक है, नोज उस तरफ पॉइंट कर रही है, और जिस तरफ ये नोज पॉइंट कर रही है ये इसी तरफ उड़ना चाह रहा है। ये जिस तरफ उड़ना चाह रहा है उसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, ठीक है, इतना इस तरफ उड़ना चाह रहा है। लेकिन अगर मान लो विंड जो है ये ऊपर की तरफ ब्लो करने लगे, अगर विंड ऊपर की तरफ ब्लो करने लगेगी तो ये विंड उसको यहां पे नहीं जाने देगी। वो जाना चाहता था कहीं इस तरफ, लेकिन विंड के ब्लो करने की वजह से यहां पे नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि विंड उसको ऊपर की तरफ ले जाएगी। और वेलोसिटी ऑफ विंड जो है इसको हम u मान रहे थे, इसको v मान रहे थे, वेलोसिटी ऑफ विंड ऊपर की तरफ है। तो होगा क्या, ये एरोप्लेन जो इस तरफ नोज करके रखा था इस तरफ उड़ना चाहता, अगर विंड नहीं होती यहां पहुंच जाता, लेकिन विंड की वजह से क्या विंड उसको ऊपर की तरफ पुश करती रहेगी और ऊपर की तरफ पुश करती रहेगी। देखना नोज हमेशा राइट डायरेक्शन में है, लेकिन कोई भी चीज अगर उसको ऊपर पुश करेगी तो ये ऊपर की तरफ थोड़ा लिफ्ट होता जाएगा और फिर ये यहां ना पहुंच के कहीं और पहुंच जाएगा। तो अल्टीमेटली ये एरोप्लेन जिस तरफ पॉइंट कर रहा था उस तरफ ना पहुंच के किसी और जगह पर पहुंचेगा, और जहां पर पहुंचेगा वो मान लो ये जगह। तो पहुंचना चाहता था इस पॉइंट पर लेकिन पहुंच गया है इस पॉइंट पर। जब भी एरोप्लेन उड़ रहा होगा तो उसकी जो नोज होगी ये हमेशा आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही पॉइंट कर रही होगी, लेकिन विंड का जो बहाव है ये इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा, ठीक है। अब कोई ग्राउंड से अगर देख रहा होगा तो ग्राउंड से क्या दिखेगा, ग्राउंड से ऑब्वियसली यही मोशन तो दिखेगा कि एरोप्लेन इस तरीके से जा रहा है। तो ग्राउंड से अगर ये मोशन दिख रहा है तो ये जो वेक्टर था, ये जो पूरा वेक्टर हमने बनाया था यहां से यहां तक, ये वेक्टर था वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। ये वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड, एरोप्लेन जिस तरफ उड़ना चाह रहा था वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड, लेकिन विंड चल रही थी ऊपर की तरफ, तो ये हो गया विंड का वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ विंड जो ऊपर की तरफ चल रही जिसकी वैल्यू v है। और इन दोनों वेक्टर को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमको ये वाला वेक्टर मिल जाएगा जहां पर एरोप्लेन एक्चुअली उड़कर पहुंचा होगा, और इस वेक्टर का नाम होगा वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ग्राउंड के देखने पर एरोप्लेन इस रास्ते पे जाता हुआ दिख रहा होगा। तो जैसा हमने कुछ देर पहले रिलेशन लिखा था कि वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन जो होता है ये वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड में वेलोसिटी ऑफ विंड को अगर हम जोड़ देंगे तो इन दोनों को जोड़ के हमको ये रिजल्ट मिलता है। तो एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड क्या है, ये है, विंड क्या है, ये है। तो आप देख सकते हैं ट्राइंगल ऑफ एडिशन, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। तो ये एरोप्लेन के पहुंचने का डायरेक्शन हो गया।
अब ये एरोप्लेन जो उड़ के गया होगा यहां से यहां तक, उसकी स्पीड क्या होगी? तो आपको ये सीधे सीधे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये पता है, ये पता है, तो ये निकाल सकते हैं। एरोप्लेन की स्पीड कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो एरोप्लेन इतनी स्पीड से उड़ता हुआ, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की स्पीड से उड़ता हुआ यहां से यहां तक पहुंचा होगा। ठीक है, अब दूसरा केस हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि भाई एरोप्लेन को पहुंचना जो है वो यहीं पहुंचना है। उसको विंड ऊपर ले गई, लेकिन एरोप्लेन चाहता था कि यहीं पहुंचे। तो एरोप्लेन को किसी एक जगह से उड़ना शुरू करना है और दूसरी जगह पर पहुंचना है, उसको एक स्ट्रेट लाइन पर पहुंचना है। तो क्या करेगा एरोप्लेन जिससे कि यहां पहुंच जाए? क्योंकि विंड तो ऊपर की तरफ है, और विंड अगर ऊपर की तरफ है तो विंड उसको ऊपर की तरफ पुश करेगी, जिससे कि वो यहां पे नहीं पहुंच पाएगा। तो ऐसे केस में ये एरोप्लेन अपने आप को थोड़ा सा नीचे की तरफ टिल्ट करेगा, अपनी नोज थोड़ी सी नीचे की तरफ टिल्ट करेगा। अब ये एरोप्लेन इस तरफ उड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे विंड का बहाव ऊपर की तरफ है तो ये एरोप्लेन नीचे की तरफ आना चाहेगा, लेकिन विंड ऊपर की तरफ जो ब्लो कर रही है इसको नीचे नहीं आने देगी, और ये एरोप्लेन अपनी नोज ऐसे करता हुआ यहां से यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि एरोप्लेन अपनी नोज हमेशा इसी डायरेक्शन में पॉइंट किया हुआ है, विंड उसको नीचे नहीं आने देगी, सॉरी ऊपर, विंड उसको नीचे नहीं आने दे रही है क्योंकि विंड ऊपर ब्लो कर रही है। और ऐसा करता करता ये एरोप्लेन एक स्टेशन से या एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पर पहुंच सकता है अपनी नोज को इस तरीके से किए हुए। तो एरोप्लेन जिस तरफ उड़ना चाह रहा है, एरोप्लेन जिस तरफ उड़ना चाह रहा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, जो कि u के बराबर है। एरोप्लेन जिस तरफ उड़ना चाह रहा है, पिछले केस में एरोप्लेन इस तरफ उड़ना चाह रहा था, इस तरफ, क्योंकि नोज जिस तरफ नोज है उस तरफ उड़ना चाह रहा था, तो वही एरोप्लेन की वेलोसिटी विंड के रेस्पेक्ट में थी। यहां पर भी एरोप्लेन इस तरफ उड़ना चाह रहा है, तो एरोप्लेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू विंड हो गई। लेकिन विंड किधर ब्लो कर रही है? विंड सीधे ऊपर की तरफ ब्लो कर रही है। तो क्या ये वेक्टर कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ विंड का है, जिसकी वैल्यू v के बराबर है? और एरोप्लेन जो है ये पहुंचा किधर है? एरोप्लेन यहां से चलता हुआ अपनी नोज नीचे रहेगी, लेकिन एरोप्लेन पहुंचेगा यहां से यहां तक, और एरोप्लेन जहां पहुंचेगा वो ग्राउंड से वेलोसिटी होगी, क्योंकि कोई ग्राउंड से देख रहा होगा तो उसका एरोप्लेन इसी तरह से उड़ता हुआ लिख रहा होगा। अब ये कितना आ जाएगा? फिर से आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस पता है, ये पता है, तो हम अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो एरोप्लेन की वेलोसिटी यहां पे अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है, यहां पे एरोप्लेन की वेलोसिटी अंडर रूट यू स्क्वायर पर वी स्क्वायर थी। लेकिन इस केस में वो जहां पर पहुंचना चाहता था वहां पहुंच नहीं पाया है, पहुंचा कहीं और है। यहां पर जहां पर ये पहुंचना चाहता था पहुंच गया है, क्योंकि अपने आप को वो नीचे की तरफ उड़ाने की कोशिश करता, विंड ऊपर की तरफ चलती और उसको वहीं पहुंचा देती। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर एक। मान लो हमको दिया है कि एक एरोप्लेन को एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स के अलोंग पहुंचना है एक जगह से दूसरी जगह तक। अब अगर इस एरोप्लेन को इस स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स के अलोंग पहुंचना है, तो मान लो इस पॉइंट को मैं कहता हूं A, इसको कहते हैं B, इसको कहते हैं C, इसको कहते हैं D। विंड ऊपर की तरफ ब्लो कर रही है, और विंड के ब्लो करने की जो स्पीड है वो मान लो दी है आपको 300 किलोमीटर पर आवर। बाकी आपको यह भी दिया है कि जो एरोप्लेन की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू विंड वो है कितनी? मान लो वो दी है 400 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दो चीजें आपको दी है। एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड को हम u मानते हैं, तो u हो गया है 400, और विंड की जो वेलोसिटी है उसको v मानते हैं, तो v हो गया 300। अब अगर एरोप्लेन को इस ABCD के पाथ के लॉन्ग जाना है, और क्वेश्चन ये दिया है कि इफ each side is
मान लो दिया है 700 किलोमीटर्स, फाइंड द टोटल टाइम इन राउंड जर्नी। ठीक है, एरोप्लेन ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से आएगा। जब एरोप्लेन ए से बी, उसको पहुंचना है ए से बी, क्योंकि इसी बात पे पहुंचना है, तो अगर एरोप्लेन को ए से बी पहुंचना है तो यही डायग्राम देखो, अगर उसको यहां से यहां पहुंचना है तो यहां पे जब ये उड़ेगा तो इसकी स्पीड हो कितनी जाएगी, तो जब यहां से यहां उड़ेगा तो इसकी स्पीड हो जाएगी कितनी, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर दें, अंडर रूट ऑफ 400 स्क्वायर माइनस 300 स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 हो जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 10 रूट 70, इतना ही आएगा ना, या 100 रूट 7। ठीक है, इतनी स्पीड से वो उड़ता हुआ जा रहा होगा। ठीक है, अब अगर एरोप्लेन को यहां से यहां जाना है तो विंड भी ऊपर ब्लो कर रही है, एरोप्लेन भी ऊपर जाएगा, तो क्या डाउन स्ट्रीम का केस है। जब एरोप्लेन के उड़ने का डायरेक्शन और विंड का डायरेक्शन सेम होता है तो ये डाउन स्ट्रीम है, और डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड u प्लस v हो जाती है। तो दोनों को अगर हम जोड़ दें 400 प्लस 300 तो ये हो जाएगा 700 का। ठीक है, जब यहां से यहां आना है तो ये वही चीज है जो इधर आने के लिए थी। अब एरोप्लेन को यहां से यहां पहुंचना है, विंड ऊपर ब्लो कर रही थी, नोज नीचे करता और ऐसे पहुंच जाता, यहां पे नोज नीचे करता ऐसे पहुंच जाता, तो ये जाना या ये आना दोनों केसेस सिमिलर है, कोई अंतर नहीं है। और यहां पे जब आएगा तो अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, मतलब कितनी स्पीड हो गई 100 रूट 7, इतनी स्पीड से आएगा। और जब ये नीचे आ रहा होगा इस तरफ, तो विंड ऊपर जा रही है, नीचे आ रहा है, तो उसके इसको अप स्ट्रीम कहेंगे, अप स्ट्रीम में इसकी स्पीड u माइनस वी मतलब 100 के बराबर होगा। तो चारों जगह पे स्पीड आ गई, टाइम निकालना है हमें। टाइम निकालने के लिए हम कह सकते हैं कि जो टोटल टाइम होगा, ये चार जगहों पर जो टाइम लगा है इन सब को जोड़कर आ जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। और अगर ये t1 प्लस t2 प्लस t3 पर t4 करते हैं तो ये टाइम कितना हो जाएगा, टाइम को हम कह सकते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड, 700 किलोमीटर की हर साइड है, तो हम कह सकते हैं 700 किलोमीटर अपॉन 100 रूट 7 प्लस ये टाइम हो जाएगा 700 बाई 700 प्लस t3 का टाइम हो जाएगा 700 बाई 100 रूट 7 प्लस ये टाइम हो जाएगा 700 बाई 100 का। ठीक है, और फिर अगर आप इसमें कैलकुलेट करते हैं तो ये 7 बाई रूट 7 मतलब रूट ओवर 7 बचेगा, प्लस 1 बचेगा, प्लस रूट 7 बचेगा, प्लस 7 बचेगा, तो टोटल टाइम हो जाएगा 8 प्लस 2 रूट 7 आवर्स। इतना टोटल टाइम इसको राउंड जर्नी में लग रहा होगा। जैसे हमने अभी एरोप्लेन और विंड की प्रॉब्लम करी, उसी तरीके से रिवर और स्विमर की भी प्रॉब्लम होती है। तो रिवर और स्विमर की क्या प्रॉब्लम है, इस बात को समझते हैं। रिवर और स्विमर की प्रॉब्लम हो गई या रिवर और बोट की प्रॉब्लम हो गई, एक ही बात है, दो अंतर नहीं है दोनों में। और पहले हम लोग अगेन इसको डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम से स्टार्ट करेंगे। तो रिवर जब भी फ्लो करेगी तो ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई फ्लो करने का डायरेक्शन होगा। तो मान लो रिवर की जो करंट है वो रिवर को राइट डायरेक्शन में वाटर को फ्लो करवा रही है, और जिस स्पीड से फ्लो करवा रही है वो हो गई वेलोसिटी ऑफ रिवर, जिसको हमने v के बराबर लिखा है। अब इसमें एक मैन है जो कि स्विम करना चाहता है। अब अगर ये स्विम रिवर के ही डायरेक्शन में करना चाहता है तो ये जितनी स्पीड से तैर सकता है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन या स्विमर जो भी आप कहना चाहें, विद रेस्पेक्ट टू रिवर है। जैसा मैंने पहले बताया कि मैन अगर इतनी स्पीड से दौड़ सकता है तो अगर वो ट्रेन के अंदर दौड़ सकता है तो उसकी स्पीड ट्रेन के रेस्पेक्ट में है। एरोप्लेन विंड के अंदर अगर फ्लाई करता है तो एरोप्लेन की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू विंड है, और अगर ये मैन रिवर में स्विम कर सकता है तो मैन की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू रिवर है। तो मैन की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू रिवर को हम क्या लिखते हैं, v लिखते हैं। अब देखिए, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर अगर लिखना है तो इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये
मैन की वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या लिख सकते हैं, मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये केस वैसे ही है जैसे एरोप्लेन और विंड का था। एरोप्लेन विंड के अंदर उड़ रहा था, मैन रिवर के अंदर स्विम करता है, तो वहां पर जो विंड थी उसकी जगह यहां पर रिवर आ गई है और एरोप्लेन की जगह मैन आ गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये मैन इधर की तरफ तैरने की कोशिश कर रहा है और रिवर का बहाव भी इसी तरफ है, तो इस मैन की स्पीड अगर देखी जाए ग्राउंड से, तो ये क्या इन दोनों को जोड़ के आ रही है, और देख सकते हो कि इसका डायरेक्शन और रिवर का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो जो मैन की स्पीड ले आएगी निकल के, वो कितनी आ जाएगी, इन दोनों का एडिशन। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मैन को अगर कोई देखेगा तैरते हुए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मैन की स्पीड हो जाएगी इन दोनों का एडिशन, मतलब v प्लस यू। और ऐसा लगेगा कि मैन ये v प्लस यू की स्पीड से तैरता हुआ जा रहा होगा, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और इसको हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम। ठीक है, इसको डाउन स्ट्रीम कह सकते हैं। उसी तरीके से अप स्ट्रीम में क्या होता, अप स्ट्रीम में यह होता कि रिवर का बहाव तो अभी भी राइट की तरफ है, लेकिन मैन अगर उसके अगेंस्ट स्विम करने की कोशिश करता, जिस स्पीड से स्विम करने की कोशिश करता वो मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर होता, जिसको हम यू कह रहे हैं। तो मैन इधर स्विम करने की कोशिश कर रहा है लेकिन रिवर का बहाव इधर है। ऑब्वियसली मैन अगर ज्यादा स्पीड से तैरने की कोशिश कर रहा है और रिवर का बहाव उतना तेज नहीं है, तो ये मैन हमको लेफ्ट की तरफ ही जाता हुआ दिखेगा ग्राउंड से। और अगर लेफ्ट की तरफ जाता हुआ दिखेगा तो इस मैन की स्पीड कितनी दिखेगी, मैन की स्पीड दिखेगी u माइनस वी। तो मैन की स्पीड u माइनस वी की हो जाएगी और इसको हम कहेंगे अप स्ट्रीम। अगर रिवर का बहाव बहुत तेज होता तो मैन कभी अप स्ट्रीम आ ही नहीं पाता, क्योंकि रिवर का बहाव अगर बहुत तेज है मतलब v बहुत ज्यादा है, u बहुत कम है, तो रिवर उसको अपने साथ आगे ही बहा के ले जाती, तो मैन कभी अप स्ट्रीम नहीं आ पाता। अप स्ट्रीम आ रहा है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि रिवर का बहाव राइट में है जो कम है, और मैन लेफ्ट की तरफ आ रहा है जो ज्यादा स्पीड से आ सकता है। तो जब मैन डाउन स्ट्रीम जाता है तो उसकी स्पीड इतनी दिखती है, और जब मैन अप स्ट्रीम आता है तो उसकी स्पीड इतनी दिखती है। सेम एज एरोप्लेन और विंड की प्रॉब्लम की बात हो गई। ठीक है।